शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें हमारा एक लेक्चर डिले हो गया, मैं यहाँ नहीं था, तो इंशाल्लाह इसकी कमी आइंदा लेक्चर में पूरी कर ली जाएगी। हमारी जो सीरीज़ चल रही है बड़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है, ऑटोइम्यून डिजीज़, और ये दुनिया में इस वक्त बड़ा बर्निंग इशू है। और कहा यह जाता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ ठीक नहीं होती और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मेरे बेशुमार जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनसे बात होती रहती है, मैनेजमेंट कोई थोड़ी बहुत ही की जाती है, लेकिन हल कोई नहीं है। माशा होम्योपैथी की तरफ दुनिया देख रही है और होम्योपैथी के अंदर ही इसका हल मौजूद है। तो ये सीरीज़ मेरी अपनी बड़ी पसंद है, इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें कि यहाँ से होम्योपैथी को एक बड़ा जंप मिलेगा, एक बड़ा इसको दुनिया में होम्योपैथी को मनवाने का एक बड़ा ये ज़रिया साबित होगी ये जो सीरीज़ है हमारी। क्योंकि जो दुनिया में लालाज अमराज हैं जिनको ये कहा जाता है कि ये लालाज हैं, वो होम्योपैथी ठीक करती है, लेकिन हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, हमने इतना इसको समझा नहीं था। हालांकि मैं बेशुमार दफ़ा कह चुका हूँ कि हम अपने अपने क्लिनिक्स पे सारे लोग किसी न किसी अंदाज में जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनका हम इलाज करते भी हैं और वो भी रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन समझा नहीं गया कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। मतलब बालचर हमारा आम डॉक्टर भी ठीक कर लेता है, बस बहुत से लोगों के सोराइसिस ठीक हो जाती है। ये सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। अब इसको अगर हम समझ के चलते हैं, और बड़ी इसमें मेहनत भी दरकार है, और जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम तो बड़े अरसे से ऑटोइम्यून डिजीज़ पे काम कर रहे थे, लेकिन अचानक कोई पिछले कुछ अर्सा पहले मुझे ख्याल आया कि क्यों इस पे पूरी सीरीज़ ही कर ली जाए। तो ये काफ़ी सारी, अभी मैं जाके आगे स्किन पे शुरू करूँगा, कुछ ब्लड की डिजीज़ हैं वो भी हम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा पॉपुलर ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, और जब लोग इसको समझ जाएंगे तो फिर कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसको ठीक करने की वो सलाहियत हासिल कर लेंगे। तो मैं टॉपिक पे जाने से पहले मेरी एक रूटीन है हमारी कि हम एक अफ्रोज़म पढ़ते हैं और हमारे पास, और उसको डिस्कस भी करते हैं। आज जो मेरे पास अफ्रोज़म है वो है 194। हनीमन ये कहता है कि ये दवा आद अमराज में जो बिल्कुल ताज़ा हो में मददगार नहीं होती, और ना ही ये दवा कितनी मखसूस क्यों ना हो पुराने मकामी अमराज में बैरूनी तौर पर लगाने के लिए फ़ायदा मंद नहीं होती। और अगर ये जब होम्योपैथिक नज़रिए के तहत मकामी हाद अमराज में अंदरूनी तौर पर दी जाए जिनकी वजह बैरूनी चोट ना हो बल्कि अंदरूनी वजूहात हों, तो वो अंदरूनी तौर पर दी गई अद्वियात को जो कि होम्योपैथी फ़लसफ़े के तहत हों, जो आजमाइश शुदा हों और आम तौर पर बग़ैर किसी और मदद के हों, वो शफा मुहैया करते हैं। ये वही कंटिन्यूटी है जो पिछले अफ्रोज़म थे। वो कहते हैं हाद अमराज में जो बिल्कुल ताज़ों में मददगार नहीं होती, और ना ये दवा कितनी ही मखसूस क्यों ना हो पुराने मकामी अमराज में बैरूनी तौर पर लगाने से फ़ायदा मंद नहीं होती। वो यही कह रहा है कि लोकल एप्लीकेशन पे बात कर रहा है। पिछले अफ्रोज़म पे भी उसने बात की कि यार जो लोकल बीमारियां या एक्यूट डिजीज़ भी आपको नज़र आती हैं ना, उसमें ये मरमे पट्टियाँ या लोशन वगैरह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये गलत तरीका है। और ये आप ये समझ लें ये कितना आम टॉपिक है, ये मेरा 7वां 8वां अफ्रोज़म डिस्कस कर रहा है, इसको इग्नोर ना करें। इसलिए मकामी बीमारी कोई भी आपको लोकल डिजीज नज़र आती है, वो कह रहा है कि चोट वगैरह के बगैर, तो उसको आप लोकल डिजीज मत जहन में रखें, वो कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से है।
और आम तौर बगैर किसी और मदद के वो शफा मुहैया करती है। लेकिन अगर अमराज फिर भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होते तो बीमारी के पुराने असरात बाकी रह जाते हैं, जिन्हें कुव्वत इजाद सही करने में कामयाब नहीं होती। इस हाथ बीमारी की वजह से सोरा होती है, जो अंदरूनी तौर पर मख्फी था अब खुल कर सामने आ गया और ये महसूस करने वाला मुज़मन मर्ज बन गया। अब वो जो क्रॉनिक डिजीज पे आ गया सोरा, अब वो हम तो ये कहते हैं ना कि हाथ अमराज में सोरा का कोई इतना नहीं, अब वो आ गया कि सोरा की तरफ चलें कि आपने अच्छी मुंतखब दवा दे दी, अच्छी मुंतखब दवा दे दी और फिर भी दवा ने असर नहीं किया, तो इसका मतलब है उसके अंदर सोरा छिपा हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी बस ने एकोनाइट भी दे दी, आपने बेलाडोना दे दी, आपने बुखार नहीं उतरा, आप सल्फर 30 की एक दे दें बुखार उतर गया, तो एंटीसोरिक दवा इस्तेमाल हो। तो कोई भी एंटीसोरिक दवा जब आपको ये समझ लग रही होगी कि अब ये मैंने अच्छी तरह मुंतखब दवा दी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपको एंटीसोरिक दवा का इस्तेमाल। पहले तो वो ये डिस्कस करता रहा है कि ऐसा नहीं करना, इसको मकामी मर्ज नहीं समझना। अब आपको थोड़ा सा वो इलाज की तरफ भी आ रहा है, आपको कुछ थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर पहले तो उसने कहा कि मांस वाई चोट के बन के ये ना समझें कि ये जो दवाई है लोकल लगाने से कुछ को फ़र्क पड़ेगा, ये कोई दाना निकल आता है, कोई खारिश हो जाती है तो उसको इंटरनल बीमारी समझ। अब वो कहता है कि आप ये मायूस ना हो कि आपने वो उसकी जो अकॉर्डिंगली दवाई बनती थी आपने दी तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपके ये सोचें कि उसके अंदर कुव्वत याद जो है वो उसको ठीक करने में नाकाम हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सोरा है। तो फिर एक का डोज जो है एंटीसोरिक मेडिसिन की दवा दे दें। अक्सर बुखार नहीं टूटते तो आप सल्फर 30 की एक डोज देते हैं, टूट जाते हैं। नजरा काम नहीं ठीक हो रहा था, सल्फर दें, या ट्यूबरकुलोनियम भी एंटीसोरिक है, तो कोई एंटीसोरिक दवा उसको देंगे तो उसका मसला। अब आपको ये साथ साथ इलाज भी बता रहा है कि आप फंस गए, आपने मेरी बात सुनी और आपने कहा जी आपने कहा था ऊपर नहीं लगाना, कुछ मरहम पट्टी नहीं करनी, हमने तो नहीं किया, तुम्हारा मरीज ठीक नहीं हो रहा। तो कहता है नहीं, अगर ठीक नहीं हो रहा तो इस पहलू पे गौर कर। मेरा एक लेक्चर है जिस पे लिखा वो है, काफ़ी कोई 70-80 से ज़्यादा मेडिसिन हैं। व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल व्हाट शुड बी डन, कि जब आपकी अच्छी दवा भी मुंतखब की हुई काम नहीं करती तो फिर आपको क्या करना है। तो ये उसकी एक पहली कड़ी आपको समझा रहा है। ठीक है जी। अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक हरिचंद रोड मंदनी प अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक के सहर दातो बजोना द मासबहीन यवी बजे पूरे द होम्योपैथिक द दुनिया तकड़ा और तजुर्बाकार डॉक्टर मोहम्मद सिर्फ स्तासु द खिदमत द पारा मौजूद हुई प अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक के बाद हर किस्म मरजुनो इलाज कवलिशी, मसलन मैदा, गुर्दा, बवासीर, खूनी या आबादी, बांझपन यानी बेऔलादी, टेंशन, डिप्रेशन, मर्दाना कमजोरी और जहनी अमराज प अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक के बाद द कुंडो जनानो यतीमानानो द मदरसे द तुलबाओ और उलमाओ द पारा चिकफ बिल्कुल फ्री और प मेडिसिन के बोर सर हम रियायत कवल कीगी। द हर म्याश्ती प द्वे मितवार बाद द माजुरानो माशुमानो द पारा फ्री कैम हम लगवल कीगी। होम्यो फिजिशियन डॉक्टर एमसिल सेब कुमसी DHMS पेशावर और RHMP इस्लामाबाद दे द राबते नंबर याद साथ 0311 9714 662, द्वे नंबर 0346 922 013। द क्लिनिक पता याद औसाते अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक मेन उमरजे हरिचंद रोड मंदनी तानी त बिल्कुल मखामख मंदनी माल प्लाजा बेसमेंट। आगे चलते हैं। हमारे पास आज जो टॉपिक है, दो टॉपिक है हमारे पास। एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका नाम आपने सुना होगा, और एक है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस
ये जो लफ्ज़ आर्थराइटिस है, इसका मतलब तो एकदम समझ आ जाता है कि जोड़ों का कोई मर्ज होगा, जोड़ों के अंदर कोई सोजिश होगी, जोड़ों को कोई प्रॉब्लम है। रूमाटाइड आर्थराइटिस जो है ये बेसिकली हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। रूमाटाइड जो है ये हमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। आर्थराइटिस बहुत सारी जगहों पे लगता है। रूमेटिक आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस सुना होगा आपने, इस्तेमाल भी आप करते होंगे। एक होता है गाउट। अच्छा, एक ब्रॉड बेस्ड टर्म यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं रूमेटिज्म। रूमेटिज्म का मतलब है जोड़ों का दर्द। बड़ी अब फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है रूमेटिज्म को। आपकी बेशुमार किताबों में जिक्र है रूमेटिज्म का। जब आप मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं तो बेशुमार जगह पे रूमेटिज्म का जिक्र है। अब रूमेटिक जो है ये पार्ट ऑफ एक रूमेटिज्म। आप समझें कि रूमेटिज्म एक बड़ी ब्रॉड बेस कोई टर्म है कि जोड़ों का दर्द, और रूमेटाइड आर्थराइटिस उसका एक हिस्सा है। और कामयाब डॉक्टर वो है, ये मेरी बात याद रखें, जो बीमारी को डिफ्रेंशिएट करना जानता हो। एक बीमारी को, उससे मिलती जुलती बीमारी को उससे अलग करने की गुर जानता हो, जिसके पास ये फन होगा। और न सही होम्योपैथी के, दुनिया की कोई साइंस भी है जो इंसानों का इलाज करती है, उसको बीमारी को डिफ्रेंशिएट अगर करना नहीं आता तो उसके पास कोई हल नहीं। तो बुनियादी तौर पे क्या करना है, बीमारी को दूसरी बीमारी से डिफ्रेंशिएट करना। आपको तो मरीज आके कहेगा ना मेरे जोड़ों में दर्द है, आपने ये असेस करना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ये कोई बैक्टीरियल आर्थराइटिस है, ये गाउट है, ये क्या है, ये सोराइटिक आर्थराइटिस है, ये किसी और बीमारी की वजह से जो जोड़ों का दर्द है, ये कोई मैलेग्जेंसी है, ये कोई इंजरी है। ये सारे जोड़ों के दर्दों के अंदर चीजें आएंगी ना। तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज को मैंने बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है कि वो आपका मुदाफ़ती निज़ाम किसी भी फॉरेन बॉडी, किसी भी बैरूनी बीमारी के खिलाफ जब जंग करता है तो वो जंग करते हुए उस बीमारी के जरासीमों को मारने की कोशिश करते हुए गलती से अपने बॉडी के हेल्दी सेल्स पे अटैक कर देता है। और इसकी बहुत सारी हमने आगे चीज़ें पढ़ी हैं, MS पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सीलिक पढ़ी है, क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। तो ये क्या करता है कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट किसी न किसी वजह से हुआ, चाहे वो वैक्सीन लगाने से हुआ, चाहे वो खसरे की वजह से हुआ, चाहे वो कोई बैक्टीरिया आज पेलोरी आ गया उसकी वजह, क्या वो उसको क्लैमिडिया के से वजह से, क्या वो इक्यूलाई के खिलाफ एक्टिव हुआ। और ये बड़ी मज़े की साइंस है कि हर इंडिविजुअल को आप जान सकते हैं कि किस वजह से एक्टिवेट हुआ। किसी को टाइफाइड हो गया, उसकी वजह टाइफाइड के खिलाफ आपकी एंटीबॉडी बनी, और उन्होंने, आपको पता है जब टाइफाइड किसी को होता है तो वो जिस्म का कोई ना कोई ऑर्गन खराब कर जाता है। सुना होगा अपने बुजुर्गों से पुराने, वो यार इसकी तो आई साइट चलेगी, इसके तो बाल उड़ गए, इसके बाल सफेद हो गए, इसका। तो अब ये इंडिविजुअली आपको सोचना होगा। दुनिया की साइंस को अब वो कहते हैं ये अननोन काजेज हैं। नहीं भाई, ये नॉन काजेज हैं। उन्होंने तो आपको यह बता दिया कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ और उसने फॉरेन बॉडी को किल करने की कोशिश की, साथ ही उसने अपने, तो ये किसी वजह से गलत शनाख्त कर सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। कंफ्यूज क्यों होगा कि वो वीक होगा। कमज़ोर आदमी जब किसी पे वार करता है तो वो साथ अपने आप पे भी कुल्हाड़ी मार देता है, को उसको उठाई नहीं जाती। और इसका एक और फलसफा भी है जिसको मैं डिस्कस करूंगा जब ट्रीटमेंट पे हम बात करें। पहले हम इसको समझ लेते हैं। एक और फलसफा है कि इंसान अपने आप को मार रहा है। ये देखे ना, इंसान सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है कि कहीं MS कर रहा है, कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस कर रहा है, कहीं क्रोन डिजीज कर रहा है, कहीं सीलियक डिजीज कर रहा है। उसके अपना ही जिस्म
उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है? ये सुसाइड है। और सुसाइड की जो दवाइयां आप कभी गौर से पढ़ें, जो 10-15 बड़ी बड़ी मोटी मोटी दवाइयां, अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक हरिचंद रोड मंदनी प अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक के सहर दातो बजोना द मासबहीन यवी बजे पूरे द होम्योपैथिक द दुनिया तकड़ा और तजुर्बाकार डॉक्टर मोहम्मद सिर्फ स्तासु द खिदमत द पारा मौजूद हुई प अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक के बाद हर किस्म मरजुनो इलाज कवलिशी, मसलन मैदा, गुर्दा, बवासीर, खूनी या आबादी, बांझपन यानी बेऔलादी, टेंशन, डिप्रेशन, मर्दाना कमजोरी और जहनी अमराज प अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक के बाद द कुंडो जनानो, यतीमानानो, द मदरसे, द तुलबाओ और उलमाओ द पारा चिकफ बिल्कुल फ्री और प मेडिसिन के बोर सर हम रियायत कवल कीगी। द हर म्याश्ती प द्वे मितवार बाद द माजुरानो माशुमानो द पारा फ्री कैम हम लगवल कीगी। होम्यो फिजिशियन डॉक्टर एमसिल सेब कुमसी DHMS पेशावर और RHMP इस्लामाबाद दे द राबते नंबर याद सातई 0311 9714 662, द्वे नंबर 0346 922 013। द क्लिनिक पता याद औसाते अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक मेन उमरजे हरिचंद रोड मंदनी तानी त बिल्कुल मखामख मंदनी माल प्लाजा बेसमेंट। जिसमें औरों फैमिली सारी है। मैं आप हैरान होंगे कि कभी आपने रस्टॉक सुसाइडल अटेम्प्ट में नहीं दी होगी। रस्टॉक सुसाइडल अटेम्प्ट की बड़ी दवाइयों में इसका शुमार होता है और रस्टॉक ऑटोइम्यून में भी इस्तेमाल होती है ना मजे की साइंस। तो हम तो दस्तरस रखते हैं हर कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करके कि भाई टाइफाइड की वजह से हुआ, खानदान में टीबी थी, टीबी की वजह से टीबी के जरासीम के खिलाफ भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो भी कोई गड़बड़ कर सकता है। गोनोरिया हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, या चिकन पॉक्स हो जाता है, कोई भी ऐसी कितनी हजारों बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, मलेरिया हो जाता है। तो आपका जिस्म इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ उसमें। तो अगर आप इंडिविजुअल्स की हिस्ट्री लें, कहीं टाइफाइड मिलती है, अच्छा दुनिया वाले अगर समझ भी लें, दूसरे सिस्टम वाले अगर समझ भी लें कि ये टाइफाइड की वजह से हुआ है, उनके पास टाइफाइड का कोई तदारक नहीं है। वो अगर समझ भी लेते हैं कि इसको गोनोरिया की वजह से इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, गोनोरिया का क्या एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन गोनोरिया की जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जो नसोड्स हैं, वो उनके पास नहीं है। कुछ वैक्सीन उन्होंने बनाई हैं, इस तर्ज पे वैक्सीनेशन बनी है, जैसे पेपलोमा वायरस के खिलाफ है, मीजल के खिलाफ है, इस तरह बहुत सारी वैक्सीन बनी है। लेकिन इतनी दवाइयाँ जितनी हमारे पास हैं, ये किसी दुनिया की साइंस के पास है। हमारे तो नसोड़ सारे ये रोल प्ले करते हैं ना, हमारे सारकोड भी ये रोल प्ले करते हैं, हमारे मिनरल्स भी ये रोल प्ले करते हैं, हमारे पॉइजन भी ये रोल प्ले करते हैं, हमारी प्लांट मेडिसिन भी ये रोल प्ले करती है एज ए वैक्सीनेशन का। आपकी तो मेडिसिन इंसान के अंदर उसके इम्यून सिस्टम को ही, वाइटल फोर्स को ही इनहांस कराती है। तो हमारी तो हर दवा जो है उस पैटर्न पे है, क्योंकि हम डिल्यूटेड दे रहे हैं। वैक्सीनेशन भी क्या है, वो डिल्यूटेड है। लोग तो इस बात को समझ नहीं रहे और हम फंसे हुए मदर टिंचर में। मदर टिंचर इज नॉट होम्योपैथी। ये मैं आपको सही बताऊं, होम्योपैथी इज पोटेंसी डिल्यूशन। आप जहर का तरियाक अगर जहर से करना है तो आप उसको जहर का डिल्यूट फॉर्म में उसको देंगे ना, जहर डायरेक्ट तो उसको नहीं पिलाएंगे। अब स्नेक की वैक्सीन बनी है ना, स्नेक की, वो किससे बनी है? स्नेक पॉइजन से ही बनी है। तो आपके पास तो 16-17 स्नेक पॉइजन जो है वो प्रूव्ड है और उनकी पोटेंसी मौजूद है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट मोर देन जस्ट द जॉइंट। ज्यादातर ये जॉइंट को अफेक्ट करती है।
In some way, this condition can be damage a wide variety of the body system, including skin, eyes, lungs, heart, और blood. ये रूमाटाइड जो बीमारी है मोस्ट कॉमनली तो जो जोड़ों को अफेक्ट करती है, लेकिन ये स्किन पे भी, आइज पे भी और लंग्स पे भी, हार्ट पे और ब्लड वेसल पे भी अटैक करती है। आगे चलेंगे। ये चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूमाटाइड आर्थराइटिस है। ये इसका पैटर्न बड़ा सिमेट्रिकली होता है, दोनों साइड पे हमला करेगी बेयक वक्त। गोट कोई एक जोड़ पकड़ सकता है, गोट एक, ये पूरा जोड़ पकड़ेगी और यहां से पहले पकड़ेगी रिस्ट से, और ये दो जोड़ हैं, ये अगले से नहीं आएगी, ये दो जोड़ पकड़ेगी उंगलियों के, ये पकड़ेगी, ये पकड़ेगी, ये पकड़ेगी और ये अगला छोड़ देगी। ये आगे हम इसको ये देखें ना, ये पकड़ेगी, फिर ये पकड़ेगी, फिर ये पकड़ेगी, ये अगले जो है ना ये वाला जोड़ छोड़ देगी। ये स्टार्ट यहां से लेगी और यू, इसका ये पैटर्न है। मरीज आपको ये कहता है, और ये बड़ी, आगे मैं दवाइयां भी बताऊं, ये बड़ी एक खूबसूरत आपकी दवाई है एक्टिया स्पाइकाटा, वो यूं ही करती है, वो यूं ही यहां पकड़ती है। अब जो होगा ना गोट जो होता है ये पूरा जोड़ पकड़ेगी, और गोट जो होता है वो एक जोड़ पकड़ेगी और उस जोड़ का भी आधा हिस्सा पकड़ेगी। तो मैं पिक्चर को दिखाऊंगा कि ये पूरा जोड़ है ना, ये तो इसने पूरा पकड़ा हुआ ना, ये वो एक तरफ से सोजन होगी, एक दफे बिल्कुल नॉर्मल होगा। अंगूठा भी देखे ना, गोट और एक तरफ से सूजा होता है। मतलब एक क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन है ना, आपको ये समझना है कि ये गोट का, गोट है तो फिर यूरिक एसिड की तरफ हम चले जाते हैं ना। गोट जो होता है वो बेसिकली यूरिक एसिड की वजह से होता है। अब ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये आपका इम्यून सिस्टम कहाँ अटैक कर रहा है, वो अभी तस्वीरें आएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अटैक करता है सिनोवियल मेम्ब्रेन पे, जिसने सेवेनियल फ्लूइड्स बनाना है, ये उस पे अटैक करेगी और वहां उस पे अटैक करेगी। सिनोवियल मेम्ब्रेन पहले सूज जाएगी, उसके बाद कार्टिलेज पे अफेक्ट करेगी और फिर जॉइंट सारा जो है ना उसको स्टिफ कर देगी, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगी। गोट समझे कि एक साइड पे चला गया, मतलब डिफरेंशिएट करना जरूरी है, और ये सिमेट्रिकली जाएगा। गोट कोई भी जोड़ पकड़ सकता है। ये है गोट, देखे ना, ये एक साइड से इसने पकड़ा हुआ है, और ये इसका कॉजेटिव फैक्टर ही और हो गया। हाँ, ये यूरिक एसिड है। ये आपने यूरिक एसिड का इलाज जब करेंगे तो ये गोट ठीक हो जाएगा। उसमें देखना है आपने कि इसका इम्यून सिस्टम किस वजह से एक्टिवेट हुआ, उसको हमने एड्रेस करना है। और वो ये कहता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये 3 टाइम जो है ना वुमन को ज्यादा होता है मर्दों से। औरत, लेडीज, वुमन आर 3 टाइम मोर लाइक टू डेवलप RA देन मैन। एक मर्द होगा तो 3 औरतों को होगा। अब वो कहते हैं 80% RA पेशेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 30-35 साल से 50 साल ये हमला करता है ज्यादा। आप ये ना कि बच्चों में तलाश करना शुरू कर दें। एज फैक्टर भी है, मोस्ट कॉमनली देखा गया है तो 30-35 साल से उम्र से लेके 50 साल, और 50 साल के बाद आपको जो चीज मिलेगी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलेगी, कि डिजनरेशन ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स वो शुरू हो जाता है ना। तो मेरी एक लेक्चर है जो एज वाइज डिजीजेज पे, वो इसी पैटर्न पे बनाया गया था कि आप समझें कि किस उम्र में क्या बीमारी हो सकती है।
तो मोस्ट कॉमनली वो होता है 35 से 50 साल। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारी हैं कि हार्ट पे अटैक कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है। और ये कॉजेटिव फैक्टर क्या है कि हमने होम्योपैथिक अप्रोच भी दी है कि ये जेनेटिक इशू कोई हो सकता है कि आप ख़ानदानी तौर पे कोई ऐसा जीन का डिसऑर्डर लेके पैदा हुए हैं जिसकी वजह से आपका डिफेंस मैकेनिज्म इतना ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है। इसलिए हमें पेरेंट्स की हिस्ट्री लेनी है और इसमें देखना है कि कहीं टीबी है, कहीं कैंसर है, कहीं सिफिलिस है, कहीं कोई और ऐसी बीमारी है जो बार बार हो रही है, हमने उसको एड्रेस करना है। तो जेनेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लाजमी एड्रेस करना है। फिर इसमें लाइफस्टाइल कुछ वो कहता है मॉडिफिकेशन भी आपको करनी पड़ेगी और एनवायरमेंटल भी चीज़ें को आपको देखनी पड़ेंगी। मैं आपको आगे जाके हम आपको होम्योपैथिक अप्रोच भी देंगे। तो मैं ये हमसे इंटरनेशनल डाटा आपको बता रहे हैं। तो ज़्यादातर वो कहता है कि ना, वैसे तो ये यहाँ से शुरू होती है लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों में देखा कि पाँव से भी ये सारे जोड़ इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखें, ये रिस्ट है, ये फिंगर्स हैं, ये एल्बो है, ये शोल्डर ब्लेड आ गया, ये नी जॉइंट है और ये एंकल है। देखें, और ये सारे देखें सिमेट्रिकली, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी। और ये इसको ट्रिगर क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं, वो कहता है स्मोकिंग इसको बढ़ाती है। और क्या करता है? अल्कोहल। आगे चलेंगे। ये वो जोड़ है। क्या मैंने कहा था कि ये यहां फैक्ट इसने किया, फिर ये जॉइंट पकड़ा से है। ये हमारे जिस्म के अंदर जब एंटीबॉडी होती बनती है ना, जो जिसने हमारा आपको पूरा मैकेनिज्म है, हमारे जिस्म में मैक्रोफेजेस हैं, बेसिकली ये WBC जो हमारा है, इसके अंदर एक फौज है। WBC आपका जो वाइट ब्लड सेल है, इसके अंदर एक फौज है जिसके अंदर मैक्रोफेजेस हैं, जिसके अंदर T सेल है, जिसके अंदर B सेल है। और B सेल जो है वो बेसिकली एंटीबॉडी बनाता है। जब उसके पास इंफॉर्मेशन आती है कि कोई फॉरेन बॉडी हमारे जिस्म पे अटैक कर रही है, तो वो फिर सारा मैसेज T सेल के ज़रिए वहाँ तक पहुँचता है। वो B सेल जो है वो जिस तरह का जरासीम होगा या जिस तरह का बैक्टीरिया होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी। अब ये बेसिकली ब्लड वेसल से ये एंटीबॉडी निकलती है और आके सेरेब्रल मेम्ब्रेन पे अटैक करती हैं। जहाँ आके अटैक करेंगी या इन्फ्लेमेशन। अगली तस्वीर जरा दिखाओ। ये देख लें, ये हमारा जोड़ का उसने हिस्सा दिखाया, ये हेल्दी हिस्सा है, बिल्कुल सारा लाइन लेंथ बिल्कुल ठीक है। ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये वाली, ये बॉर्डर लग रहा है, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है। और ये अंदर सिमिलर कैविटी है, इसके साथ ही सिमिलर कैविटी है जहाँ लुब्रिकेंट होता है, जिसको ये मूव कराने, ये मूव हम सिनोवियल फ्लूइड की वजह से करते हैं कि कोई फ्रिक्शन ना हो, टकराव ना हो और जोड़ जो है इजीली मूव करे। अब उसने सबसे पहली सिम्टम क्या होगी कि जब वो इस फ्लूइड को के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, मतलब इसको डिस्टर्ब कर देगा, इन्फ्लेम कर देगा मेम्ब्रेन को, तो क्या होगा? आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्या होगा? और उसके बाद ये देखें, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज समझे ना, जिसको पंजाबी में मुर्कनी की हड्डी भी कहते हैं। तो ये जब इसको खराब करेगी तो फिर कार्टिलेज को भी साथ खराब करेगी, जो कुशन है आपके लिए। ये कार्टिलेज है, इसके दरमियान में सिनोवियल फ्लूइड है जो ग्रीस का काम करता है। अब ये तो नॉर्मल आपका जॉइंट है, इधर से एंटीबॉडीज निकली जिन्होंने किसी भी अपनी बॉडी के खिलाफ जो उसको किया, तो वो यूं डायरेक्ट होके आके सिनोवियल मेम्ब्रेन पे आके पड़ी। अब ये जब इस पे पड़ी तो क्या हुआ? ये स्वेलिंग, देखे ना, ये स्वेलिंग हो गई है और फिर रीजन हो गया इस पे जो है ना,
वो बाहर से ऊपर आई चीज़ खराब होगी, कार्टिलेज को इसने इसके अंदर ओरिजिनल पैदा कर दिया, कार्टिलेज को इसने खराब कर दिया, समझे। फिर बोन को भी इसने खराब कर दिया। पहली अलामत ये होती है कि मरीज जब सुबह उठता है ना तो कहता है मेरे जोड़ों में दर्द है, मुझसे मूवमेंट नहीं होती। तो सबसे पहली जो सिस्टम इसको अंदर आती है वो आती है स्टिफनेस, जोड़ के अंदर सख्ती आती है। अब जब वो उठता है वो कहता है जी बस उठता हूँ, फिर 10-20 कदम उठता हूँ, बाद में गया, वॉश किया, फिर आस्ता आस्ता मूवेबल हो गया, क्योंकि स्टिफनेस थोड़ी सी सर्कुलेशन वहाँ बढ़ेगी। जहाँ कोई प्रॉब्लम होगा ये जहन में रखें, वहाँ ब्लड भी रश करता है। जब ब्लड वहाँ रश करेगा तो इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगी, लड़ाई शुरू होगी वहाँ पे। तो पहली अलामत क्या आएगी? स्टिफनेस आएगी, और स्टिफनेस जब आप मूव करेंगे तो पेन आ गया, और कांस्टेंट मूवमेंट में जाएंगे तो दर्द मतलब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। किसकी अलामत है? रस्टॉक्स की। तो पहली दवाई तो आपको यहां रस्टॉक्स आपको याद करनी चाहिए। और रस्टॉक्स को मैंने क्या कहा कि ये क्या है? सुसाइडल मेडिसिन भी है। दिल के फुफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। समझ आइए? सुसाइडल अटेम्प्ट की जितनी भी दवाइयां हैं, देखो कितनी सिमिलरिटी है कि यार ये सुसाइडल अटेम्प्ट भी करता है रस्टॉक्स वाला। कभी आपने सुना ही नहीं होगा। आप रेपेटी खोल के पढ़े ना आज, आप मैं रेपेटी का एक किस्सा मैंने यहाँ लगाया हुआ है जिसपे सुसाइडल हिस्सा है उसका, उसमें रस्टॉक्स ब्लॉक लेटर की दवाई है, ब्लॉक लेटर की दवाई है। दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन। अब वो आप ये भी समझे कि इम्यून सिस्टम अपने जिस्म के स्ट्रक्चर को मारने की कोशिश कर रहा है, और वो क्या है कि वो दवा जो सुसाइडल अटेम्प्ट भी करा रही है और ये बिल्कुल इस मैकेनिज्म पे भी फिट आ रही है। तो एक्यूट तौर पे आपको रस्टॉक्स हेल्प करेगी विद द ऑब्स्ट्रक्शन। कौन सी? पीछे साइकोसिस है, आप मेडोरिनम लगा सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस है, आप ड्रोसा लगा सकते हैं। आप स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है थ्रोट, जोड़ और आके हार्ट में होता है, आप स्ट्रेप्टोकोकस लगा सकते हैं। आप एंटीसिफिलिटिक हिस्ट्री में मिलता है टाइफाइड, तो टाइफाइड लगा सकते हैं। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमनली ये अटैक जो है ना, ये अटैक 3 वजह से होता है, लेकिन और इससे आगे खुल सकते हैं और सोचा जा सकता है। जब ये नहीं क्लियर होंगे तो आगे हम चलेंगे। लेकिन 3 चीजें तो पक्की हैं। साइकोसिस का खासा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या गोट या एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है, मेडोरिनम टॉप की मेडिसिन। अब 2 रोल प्ले करेगी। एक तो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करेगी, इनहेरिडिटरी पोजीशन को ठीक करेगी, और साइकोसिस को क्लियर करेगी, रस्टा का रास्ता मुआर कर देगी। समझ आ रही है? दवाइयां मैंने आगे लिखी है, लेकिन मैं चूंकि इस पॉइंट पे खड़ा हूं। अब अगर काल्चिकम को मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, काल्चिकम को पढ़े ना तो वो अटैक ही सिनोवियल उस पर कर दिया मेम्ब्रेन पे। आप बोरक का मेडिका उठा के देखें, और मैंने वो हिस्सा लगाया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको इसलिए कि मैं बात करता हूँ रेफरेंस से, ऐसे नहीं। बोरो को नहीं पता था कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, या उन वक्त के डॉक्टरों को ये नहीं पता था कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन उसकी क्लिनिकल पिक्चर और उसकी पैथोफिजियोलॉजी ये बताती है कोल्चिकम की कि ये तो सिनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक करती है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो फिर हम थोड़ा सा और खुलेंगे। तो मैं थोड़ा अब समझ आ गई कि ये नॉर्मल जॉइंट कैसा मजे का नजर आ रहा है,
और यहाँ क्या लगा है, कार्टिलेज बोन भी यूं यूं होगी, यहाँ स्वेलिंग भी होगी और ये बोन भी इफेक्ट होने शुरू होगी। तो ये दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द अबनॉर्मल। जब आप इसको समझ लेंगे, फिर जब आप दवाई पढ़ेंगे तो फिर आपको मजा आएगा। और ये आपने, हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स ने कई मरीज ऑटो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ठीक किए होंगे, लेकिन उनको समझ नहीं थी कि क्यों ठीक किए। अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं यार ठीक तो हो गया, पता नहीं होया किस तरह से। तो जब आप दवाई की सोल को समझेंगे, जब आप बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे, मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूं, यकीन माने मुझे फख्र है कि ये सिस्टम जिससे मैं वाबस्ता हूं, इसको अगर दुनिया में समझ के इस्तेमाल किया जाए तो इसका तो दुनिया में नैमल बदल ही कोई नहीं, कोई नैमल बदल नहीं है। मेरी बेशुमार स्पेशलिस्ट दोस्तों से बात होती, कहती नो ट्रीटमेंट ऑटोइम्यून डिजीजेस, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मार रहे हैं हम लोगों को, मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्टीरॉइड दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। और आपको ये सुन के या इस लेक्चर में कि आपको दवाइयों की जब सोल पता चल रही होगी तो आपको मज़ा आता होगा कि यार ये हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है इसको ठीक करने में। अब यही चीज़ यहाँ वो दिखा रहा है कि ये जो है ना आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये जोड़ है ना, इसके पीछे ब्लड वेसल्स पड़ी है। अब ये निकल रहे हैं, ये WBC यहाँ मौजूद है और उसमें से ये निकल रहे हैं एंटीबॉडीज़ के साथ, ये मिक्स कर, और ये आके ये देखें, ये सारा गड़बड़ हो रहा है। दो तरफ आपको समझाने की कोशिश करें। ये ब्लड से जो बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई है वो यूं निकल के आ रही हैं और आके इसने जोड़ पे यहाँ अटैक कर दिया। आगे चलते हैं। Unlike the wear and tear damage of osteoarthritis, rheumatoid arthritis affects the lining of the joint. वो ये कहता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस तो डैमेज, टीयर, वियर कर देता है, ये क्या करता है, रूम अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट। लाइनिंग ऑफ द जॉइंट क्या, मेम्ब्रेन्स है, कार्टिलेज है, उसके लिगामेंट पे टेंडन, सारा कुछ इन्वॉल्व कर देगा, causing the painful swelling that can eventually result in bone erosion and joint deformity। और उसका रिजल्ट पहले लाइनिंग तबाह करेगा और फिर जोड़ों के अंदर तब्दीली पैदा कर देगा और वो फिर डिफॉर्म हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। आगे चलेंगे। सिम्टम क्या है? टेंडरनेस। टेंडरनेस किसको कहते हैं? हार्ड हो जाना। वार्म, वो जगह गर्म नजर आएगी। स्वेलन, जोड़ सूजा हुआ नजर आएगा। तो आपने ये चीजें आपको जब नजर आएंगी तो हमने डिफरेंशिएट किससे करना है? गोट से करना है। हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस का जोड़ जो होता है ना, उसके अंदर जो है ना वो वार्म नहीं होगा। वार्म क्यों होगा? या इन्फ्लेमेशन होगी, वो डिके है। जॉइंट स्टिफनेस दैट यूजुअली वर्स इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर द इनएक्टिविटी। समझ आए कि ये हमेशा जब रेस्ट में होता है, फिर उठ के आप चलने की कोशिश करेंगे तो ये आपको तंग करेगा। फटीग होगी, थकावट, कहता है ये थका होगा। थका इसलिए होता है कि जोड़ मूवमेंट करता है तो तकलीफ दे होते हैं, तो थकावट। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, को भूख भी, फीवर होगा और भूख नहीं लगेगी। आगे चलते हैं। ये तो अल्टीमेटली शक्ल है इसकी, आखिर में ये हो जाएगा। अक्सर देखें, दिस इज अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये देखें। आगे चलें। ये पिक्चर हमने एंड में दिखानी थी, पहले ना दिखाई। अब वो कहाँ कहाँ अफेक्ट कर सकता है? फटीग, फटीग कहाँ? यहाँ ब्रेन के अंदर। आइस कंडीशन, आइस के अंदर ड्राइनेस, ड्राई माउथ, हार्ट डिजीज हो सकती है,
लंग्स के अंदर ड्यूड्यूज बन सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कर सकता है, स्किन के अंदर वो छोटे छोटे ऊपर से बाहर आ सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स करता है, और कार्टिलेज को डैमेज करता है। ठीक है जी, मतलब ये उसके साथ को रिलेटेड बीमारियां और भी होंगी। पहले जोड़ पकड़ा जाएगा, फिर बाकी चीज़ें भी पकड़ी जाएंगी। नेक्स्ट, डिजीज कोर्स। अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस टू अफेक्ट द स्मॉलर जॉइंट फर्स्ट। पहले छोटा जोड़ पकड़ा जाए, particularly the joint that attach the फिंगर के साथ जो जोड़, हैंड एंड टोज टू फीट। बार बार समझाने की आपकी कोशिश है कि आप भूल ना जाएं, आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से। एज द डिजीज प्रोग्रेस सिम्टम ऑफन स्प्रेड टू द रिस्ट, नीज, एंकल, एल्बो, हिप एंड शोल्डर। इन द मोस्ट cases the symptom occur in the same joint on both side of the body। ज़्यादातर होता है कि कोई एक आके कंप्लेन नहीं करेगा, वो कहेगा ये भी हाथ पकड़ा गया, ये भी हाथ पकड़ा गया। तो सिमेट्रिकली एंड बोथ साइड ऑफ द बॉडी। आगे जी, और बाद दफ़ा ये कहता है कि बाद लोग कहते हैं कि जी रात को ठीक था, फिर सुबह ख़राब हो गया, फिर ठीक है। वो कहता है कि सिम्टम जो हैं वो बाद दफ़ा आती हैं, फिर चली भी जाती हैं, आती हैं तो चली जाती हैं। जब आती हैं तो चली जाती हैं, तो बहुत सारी दवाइयों के अंदर ये सिम्टम्स हैं जो आती है वे तो चली जाती हैं। उसमें बेलाडोना में आती हैं तो चली जाती हैं, एसिड नाइट्रिक में आती हैं तो चली जाती हैं, लाइकोपोडियम में आती हैं तो चली जाती हैं, सडनली अपीयर एंड डिसअपीयर। ऑक्सीट्रोपस है, आती है तो चली जाती है। द पीरियड ऑफ इंक्रीज द डिजीज एक्टिविटी कॉल्ड फ्लेयर alternate with the period of relative remission when the swelling and the pain fade or disappear। जब swelling वो कम हो जाएगी तो disappear। Over time, rheumatoid arthritis can cause joint deform and shift out of the place। अल्टीमेटली क्या कहते हैं, जॉइंट डिफॉर्म हो जाएगा और क्या करेगा, शिफ्ट ऑन दी, उसकी ओरिजिनल प्लेस से उसको उठा के बाहर ले आएगा। जिस सॉकेट में वो फिक्स था, जहां वो जुड़ा हुआ था, वहां से उठा के बाहर ले आएगा। डिफॉर्म एंड शिफ्ट आउट ऑफ द प्लेस, जो उसकी ओरिजिनल जगह से उससे बाहर ले आएगा। आगे जी, कॉजेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इम्यून सिस्टम इशू, ओबेसिटी। और जो लोग मोटे हैं उनमें ज़्यादा अफेक्ट करेगा कि ज़्यादा जोड़, वो दूसरा अगर 5 साल में ख़राब होगा तो ये 2 साल में ख़राब हो जाएगा। वेट इतना कहाँ से लिफ्ट करेगा। 40-60 ईयर, वो जेनेटिक्स जो मैंने पहले कहा। आगे चले, ओबेसिटी, स्मोकिंग, इम्यून सिस्टम, वो दोबारा उसने रिपीट कर दिया। ये देखें ना, उसने जीन्स का वो बनाया हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर। दिस मीन्स कि जेनेटिक्स को भी आप इग्नोर ना करें। आगे चलते हैं, कॉजेज भी अभी जा रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एन ऑटोइम्यून डिजीज वेयर इम्यून सिस्टम अटैक द हेल्दी टिश्यू इन द जॉइंट। इट कैन आल्सो कॉज मेडिकल प्रॉब्लम विद हार्ट, लंग्स, नर्व्स, आइज एंड स्किन। आगे, genetic component appear likely while the genes do not actually cause rheumatoid arthritis. They can make a person more likely to react to the environmental factor। कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कॉज कर सकते हैं उसको खराब करने में, सच एज इन्फेक्शन विद अ सर्टेन वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जिसका मैंने पहले भी कहा कोई वायरस भी हो सकता है। अब देखें, बात वो कर गया है,
लेकिन बात उसने कर दिया है जो मैंने पहले ही की है कि वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, लेकिन हल कोई नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हल इसलिए नहीं है कि इतनी वैरायटी ऑफ मेडिसिन किसी के पास नहीं है, नसोड़ किसी के पास नहीं। आगे चले जी, एक मिनट जरा पीछे रखना उसको। अब ये देखें ना, दैट मे ट्रिगर द डिजीज। बात समझ रहे हैं वो, और उधर से ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई खास वजह नहीं समझ आ रही, लेकिन बात हमें समझ आई हुई है। हम ये कह रहे हैं कि ये कॉजेज हैं, वायरस भी कॉज है, बैक्टीरिया भी कॉज है। इसी वजह से इसी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने गलत डिसीजन ले लिया। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर किसमें? वुमन आर मोर लाइकली देन द मैन डेवलप द रूमेटॉइड। औरतों में ज्यादा चांसेस है। औरतों की इम्यूनिटी इसलिए वीक होती है कि वो बच्चे बेयर करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये ध्यान में रखें, उसकी बड़ी वजह ये भी है। और फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो मैन का स्ट्रक्चर उससे ज्यादा मजबूत है। फैमिली हिस्ट्री इज अ मेंबर ऑफ फैमिली एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट मे इंक्रीज द रिस्क फैक्टर। अगर आप फैमिली में है तो फिर रिस्क फैक्टर बढ़ गया। स्मोकिंग है तो ये इसका फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। जेनेटिक्स है तो इसका फैक्टर बढ़ जाता है। स्मोकिंग आल्सो अपीयर टू बी एसोसिएट विद द ग्रेटर डिजीज सिविरिटी। एक्सेस वेट है, पीपल हु आर ओवरवेट अपीयर टू बी एट द समवट हायर रिस्क ऑफ द। जो लोग मोटे हैं, जो सिगरेट पीते हैं और जिनके जेनेटिक्स पेरेंट में कोई हिस्ट्री है, उनके यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। आगे जी, ये कॉम्प्लिकेशन उसने दिखा दी है आपको पहले भी। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल है, ये हेरिडेट लंप्स दैट फॉर्म अंडर द स्किन, ये वो बनते हैं स्किन के ऊपर, बम्प से बन जाते हैं। आगे चलें जी, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स सराउंडिंग द हार्ट, वो हार्ट के गिर्द जो मेम्ब्रेन है ये भी सूज जाएगी। आगे जी, आगे आगे आगे, रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्वाइकल स्पाइंडलोसिस, गर्दन के मोरे, लंबर स्पाइंडलोसिस भी हो सकता है। स्टार्ट तो वहाँ से हुआ और फिर ये आपके जो मैन स्ट्रक्चर, बोन, रीढ़ की हड्डी जो है आपकी, ये बॉडी का मैन स्ट्रक्चर है। फिर इस पर अल्टरनेटिव डिजीज का तरीका ही होता है, छोटे जोड़ों से इसने पकड़ा और फिर आके मैन स्ट्रक्चर पे इसने अटैक किया और आपको यूं कर दिया।